16 साल की लड़की के बलात्कार के केस में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू इस बार फिर से चर्चे में आए हैं और उसकी वजह है एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को OTT प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को बहुत सारी धमकियां मिलने लगी और सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जनवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। आसाराम बापू के समर्थकों से ये सारी धमकियां मिल रही थी, जिसके कारण कम से कम 100 कर्मचारियों ने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। पहले तो कंपनी ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट के बावजूद भी ये मामला हाथ से बाहर जा रहा था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया। कोर्ट में डिस्कवरी इंडिया ने कुछ प्रूफ्स दिए, जैसे कि कंपनी के मुंबई के ऑफिस के बाहर आसाराम बापू के समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी। 30 जनवरी को मुंबई पुणे के डिस्कवरी ऑफिस में भी भीड़ ने घुसकर हंगामा किया और ऑफिस में तोड़फोड़ की। हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु के ऑफिस में भी धमकी भरे मेल्स और चिट्ठियां भेजी गई। कल्ट ऑफ फियर ये डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू ने धर्म के नाम पर जो भी गुनाह किए हैं उन सबको दर्शाया गया है और ये सब उनके समर्थकों को धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी लग रहा है, इसलिए उनके समर्थक इतने आक्रामक हुए हैं। पर ऐसा पहले भी हुआ था जब आश्रम नामक एक वेब सीरीज आई थी जो आसाराम बापू की स्टोरी पर बेस थी, जिसमें आर्थिक और लैंगिक शोषण कैसे चलता है ये सब दिखाया गया था। ये एक हिंदू विरोधी वेब सीरीज थी, इसलिए लोगों ने इस पर बहुत विरोध किया। इसके सेट पर जाकर तोड़फोड़ भी की। ऐसे ही एक प्रथा पर आधारित महाराज ये सिनेमा आया था, उस पर भी टीका की गई। आसाराम बापू, राम रहीम, ये सारे बाबा लोग भक्ति के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे थे और ये सारे आश्रम उनके अपराध के अड्डे बन गए हैं। आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में एक 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। 2018 में पॉस्को के अधिनियम के तहत उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के बाद तुरंत ही 2 बहनें सामने आई और उन्होंने कहा कि आसाराम और उसके बेटे ने 2006 के बीच गुजरात के मोटेरा आश्रम में इन दोनों बहनों के साथ बलात्कार किया था और उसमें आश्रम के कई लोग शामिल थे। जब इस सारी चीजों की जांच हुई तो आसाराम और उसके बेटे को दोषी ठहराया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान जो पीड़ित है उनके परिवारों को डराया और धमकाया गया। उन पर केस पीछे लेने का दबाव डाला गया। ऐसा है बलात्कारी, हत्यारा, पाखंडी आसाराम। बीमारी के आधार पर आज उसे जमानत दे दी गई है। दोस्तों, ऐसे कई गुनहगार हैं, जिसमें से एक थे प्रोफेसर साई बाबा, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। वो 90% विकलांग थे और व्हील चेयर पर थे। उनको कई शारीरिक बीमारियों से गुजरना पड़ा था, यहाँ तक कि जेल में उन्हें व्हील चेयर भी नहीं दी गई थी। 2 कैदियों के साथ उनको बाथरूम उठाकर ले जाना पड़ता था। तो आसाराम बापू को ही बीमारी के तौर पर जमानत क्यों दी गई? पर आश्चर्य तो उन लोगों का लगता है कि जिनको सब पता होने के बावजूद भी वो इन बलात्कारियों के लिए रैलियां आयोजित करते हैं। इनके कुछ समर्थक भी है जो इनके हर चीज में इनको सपोर्ट करते हैं। ये पाखंडी बाबा जेल से कब बाहर आएंगे इसकी राह देखते हैं। क्या हम इस हद तक गिर गए हैं कि हमें ये भी एहसास नहीं हो रहा कि ये क्रूर, हत्यारे, विकृत बलात्कारियों के सामने हम झुक रहे हैं? ये बाबा धर्म और अध्यात्म के नाम इन सारे लोगों का शोषण कर रहे हैं और ये लोग उसे करने दे रहे हैं। लोग खुद इनके आश्रम जाते हैं और ये भोंदू बाबा उनको भक्ति और अध्यात्म की झूठी बातें सुनाकर उनमें लपेटकर उनसे संपत्ति और पैसे निकलवाते हैं। आश्रम की लड़कियों पर भी बलात्कार करते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य की बात ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ये सालों से करते आ रहे हैं। पर दया तो उन लोगों की आती है जो इनके आश्रम में खुद चल कर जाते हैं, खुद उनके सामने अपनी संपत्ति और अपने पैसे खाली करते हैं, अपने परिवार के लड़कियों को इनके आगे करते हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त गया नहीं है। आप जरूर सोचिए कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर ये जो भी चीजें चलती आ रही है, क्या वो सही है? इन पाखंडी बाबाओं के रैली में शामिल होना, उनको समर्थन करना, क्या ये सब सही है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद से ये सारे सवाल कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए।